हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। डेविल्स लिटिल प्रिंसेस पार्ट 11 चैप्टर 101। वहीं दूसरी तरफ अक्ष सीरत को अपने गोद में उठा उसे ले जाने लगा तो सीरत पूछ पड़ी, कहाँ ले जा रहे हो अक्ष? सीरत के सवाल पर अक्ष प्यार से बोला, सोना नहीं है क्या तुम्हें? ये सुन सीरत मुस्कुराए हुए बहुत मासूमियत से पूछी, हम सोने जा रहे हैं। जब इतने प्यार और मासूमियत से सीरत बोली तो अक्ष उसके आंखों में देख बोला, अगर तुम कह दो कि सोने के अलावा हम कुछ और कर सकते हैं तो मैं वादा करना हूं इतना प्यार से तुम्हारे एक एक वक्त को अपना बनाऊंगा कि दोबारा कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। ये सुन सीरत का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो झट से बोल पड़ी, मुझे सोना है। ये सुन बस अक्ष मुस्कुराने लगा। पहली बार सीरत उसे मुस्कुराता हुआ देखी थी। अक्ष सीरत को उसे कमरे के अंदर ले गया। फिर बड़े से खूबसूरत कमरे के अंदर ले जाने के बाद वो किंग साइज बेड पर उसे रख प्यार से पूछा, क्या मैं तुम्हें एक बार किस कर सकता हूँ? अक्ष पहली बार कुछ करने से पहले पूछ रहा था। जब अक्ष ने इतने प्यार से पूछा तो सीरत उसके आंखों में डूबते हुए बोली, हाँ कर सकते हो, पर बस एक बार, वो भी लाइट किस। ये सुन अक्ष के होंठों पर हल्का मुस्कान छा गया। वो सीरत के करीब जा उसके कोमल होंठों को प्यार से चूम लिया। फिर उसके माथे को किस कर बोला, गुड नाइट जान। इतना कह वो उसके बगल में जा लेट गया और सीरत से दूरी बनाकर ही अपने आंखों को बंद कर लिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का अंधेरा अब उजाले में तब्दील होने लगा। कमरे का बड़ा सा विंडो खुला हुआ था, तो जैसे ही सुबह हो धूप का किरण सीरत अक्ष पर पड़ा तो अक्ष का आंख खुल गया। वहीं सीरत भी धूप से कसमसा रही थी। तभी अक्ष का नींद खुलते ही वो अपने होंठ को सीरत के चेहरे के ऊपर रख उसके चेहरे पर धूप आने से रोकने लगा और उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला, काश मेरी हर सुबह तुम्हारे साथ हो। इतना कह वो मुस्कुराते हुए देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ कुहू का नींद खुला। उसे अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो अपने आंखों को बंद किए हो कसमसाने लगी। तभी अयान का नींद खुल गया और वो अपने आंखों को खोल कुहू की तरफ देखा। उसे दर्द में देख उसने जो पूरी रात कुहू के साथ किया था वो याद करते ही वो उठकर बैठ गया। फिर अपने आगे आए बालों को पीछे कर कुहू की तरफ बिना देखे बेड से नीचे उतर बाथरूम चला गया और सवार ऑनकर कल पूरे दिन कुहू के साथ किए हर एक सीन को याद कर अयान गुस्से में अपने होंठ को दीवार पर मारते हुए बोला, मुझे हो क्या गया है? ना मैं सीरत को अक्ष के साथ देख सकता, ना हो कुहू के बिना रह सकता हूँ। मुझे चाहिए तो चाहिए क्या? खुद से ये सवाल करते हुए वो सवार लेने लगा। वहीं दूसरी तरफ सीरत का नींद खुल गया और जैसे ही उसका नींद खुला वो अक्ष के हाथों को देखी। तभी अक्ष अपने होंठ को उसके चेहरे पास से हटा दिया तो सीरत अक्ष की तरफ मासूमियत से देखने लगी। तभी अक्ष अपने होंठ को सीरत के चेहरे के पास ले जा अंगूठे से उसके कोमल होंठों को रब करते हुए बोला, क्या हर सुबह तुम्हारा मेरे साथ हो सकता है? ये सुन सीरत बस उसके आंखों में देखने लगी। तभी अक्ष उसके होंठों के करीब जाने को था पर सीरत उसे अपने करीब आने से रोक बोली, मुझे जाना है। इस बार अक्ष ने सोच लिया था वो बिल्कुल भी सीरत के साथ क्रूर बर्ताव नहीं करेगा, न ही उसे किसी चीज के लिए फोर्स करेगा। वो उठ बेड से नीचे उतर बोला, कैबर्ड में बहुत सारे ड्रेसेस हैं, तुम कोई भी ड्रेस पहन कर आ सकती हो। इतना कह खुद कबर्ड के पास जा अपने लिए कपड़ा ले कमरे से बाहर जाने लगा। तभी सीरत पूछ पड़ी, आप कहाँ फ्रेश होवोगे? सीरत के सवाल पर अक्ष कह पड़ा, बगल वाले रूम में। इतना कह वो कमरे से बाहर निकल गया। वहीं उसके जाने के बाद सीरत भी बेड से नीचे उतर कबर्ड के पास जा कबर्ड को खोल वो तौलिया निकाल ली अभी बस। फिर वो बाथरूम चली गई। वहीं दूसरी तरफ अक्ष भी दूसरे कमरे में जा नहाने ही जा रहा था। तभी उसे धीर का कॉल आ गया तो वो कॉल रिसीव कर लिया। हाँ धीर। अक्ष का आवाज सुन कॉल के दूसरे तरफ बात कर रहा धीर बोल पड़ा, भैया मुझे आपसे कुछ काम है, क्या आप मुझसे अभी मिल सकते हैं? ये सुन अक्ष उसे जंगल में बने मेंशन ही बुला लिया। फिर खुद भी नहाने चला गया। वहीं दूसरी तरफ धीर अक्ष के पास जाने के लिए निकल ही रहा था। तभी जानवी उसके पास आ बोली, हम लोग कब चलेंगे? तभी धीर उसके तरफ देख कठोरता से ही जवाब दिया, तुम्हें आजादी चाहिए था ना, तो तुम्हारी आजादी मुबर्रक। भैया से मैं बात कर ले रहा हूँ, आज से तुम यही रहोगी और तुम्हारा सामान लेने आने का जरूरत नहीं है, मैं भेजवा दूंगा। इतना कह वो जाने लगा। वहीं धीर का इतना रूड होना जानवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
वो उदासी से उसे जाता हुआ देखने लगी। तभी दूर खड़ी आरजू जानवी के पास आ पूछी, क्या हुआ जानवी, क्या तेरे और धीर भैया के बीच फिर लड़ाई हुआ है क्या? आरजू के सवाल पर जानवी झट से बोल पड़ी, नहीं लड़ाई नहीं हुआ है आरजू दी, बस मैंने उसे कहा था मुझे यही रहना है। ये सुन आरजू तो बहुत खुश हो गई। वही धीर मैंशन से बाहर निकल अपने कार में जा ड्राइविंग सीट पर बैठ जंगल वाले मैंशन में जाने के लिए निकल गया। अक्ष सभी को उस मैंशन के बारे में बताया जरूर था, पर इस मैंशन आता सिर्फ अक्ष ही था। वही दूसरी तरफ कुहू किसी तरफ नहाकर ढीला ढाला सा कपड़ा पहन ली, पर उसके शरीर में चलने तक का भी जान नहीं बचा था। वो अपने धीमे कदमों के साथ चलने का कोशिश कर रही थी। तभी अयान आ उसे अपने गोद में उठा उसे बाहर ले जाने लगा। वही अयान के ऐसा करने से कुहू उसे हैरानी से देखने लगी। वही अयान उसके आंखों को देखते हुए ही उसे नीचे हॉल में ले जा सोफे पर बैठा दिया। तभी कुहू पूछ पड़ी, सीरत क्या ऑफिस चली गई है? कुहू के सवाल को सुन अयान का चेहरा कठोर हो गया। वो उसे अपने कठोर नजरों से देखा तो कुहू डर से अपने चेहरे को झुका ली। वही अयान अपने आंखों को बंद कर अपने गुस्से को शांत किया, फिर सीखा खड़ा हो किचन की तरफ जा ब्रेकफास्ट बनाने लगा। वही हॉल से ही किचन नजर आता था तो कुहू किचन के तरफ अयान को खाना बनाता हुआ देखने लगी। वही दूसरी तरफ जंगल वही मेंशन में अक्ष रेडी हो नीचे हॉल में आ सोफे पर बैठ सीरत के आने का हो इंतजार कर रहा था। वही सीरत अब तक बाथटब में डूबी अक्ष के बर्ताव को याद कर बस मुस्कुराई जा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ वो बहुत देर से नहा रही है। तो वो झट बाथटब से बाहर निकल अपने शरीर में बस तौलिया लपेट कमरे में जा कबर्ड खोल कपड़े को देखने लगी। सीरत को कपड़े का इतना सेंस नहीं था, पर कपड़े देख सीरत को समझ आ रहा था ये सब बहुत पुराने कलेक्शन का ड्रेस है, पर जितने अच्छे साफ सुथरे से अब तक सभी ड्रेसेस को रखा गया था उसे देख साफ पता चल रहा था ये जिसका भी है वो बहुत खास है अक्ष के लिए। सारे कपड़े देखने के बाद सीरत का नजर लाल साड़ी पर चला गया। सीरत को साड़ी पहनना आता नहीं था, पर साड़ी पहनने का इच्छा उसके मन में उजागृत हो गया। वो साड़ी निकाल बेड के पास जा अपने फोन को ले यूट्यूब पर साड़ी कैसे पहनते हैं उसका वीडियो स्टार्ट कर साड़ी पहनने का कोशिश करने लगी। वही दूसरी तरफ धीर जंगल वाले मैंशन के पास पहुंच चुका था। वो अपने कार को रोक कर से बाहर निकल मैंशन के अंदर जाने लगा। मैंशन के अंदर आने के बाद वो अक्ष के पास जा बैठ गया। तभी अक्ष उसे देख पूछ पड़ा, क्या बात है धीर? अक्ष के सवाल पर धीर झट से बोल पड़ा, भैया मैं जानवी की जिम्मेदारी को और नहीं उठा सकता हूँ, वैसे भी आरजू यहाँ रह सकती है तो जानवी क्यों नहीं? आज धीर के बातों में जानवी के लिए अक्ष को नफरत जलन नहीं नजर आ रहा था, बल्कि कुछ और ही नजर आ रहा था। वो गहरी सांस भर बोला, ठीक है। पता नहीं अक्ष इतनी जल्दी मान गया था, फिर भी क्यों धीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहता था उसके अक्ष भाई हर बार को तरह आज भी ना कर उसे ही जानवी का जिम्मेदारी सौंप दे। वो इससे आगे कुछ कहता कि तभी सारी को किसी तरह पहन उसे संभालते हुए सीरत बाहर आए। तभी धीर और अक्ष दोनों का नजर करीब आते कदमों के आवाज पर चला गया। जैसे ही अक्ष से सीरत को लाल साड़ी में देखा तो बस देखता ही रह गया। वही धीर भी सीरत को लाल साड़ी में आता देखते हुए बोला, मुझे पहली बार सीरत हॉट लग रही है। धीर ने जब अक्ष की सीरत को हॉट बोला तो अक्ष उसके तरफ कठोरता से देख अपने होंठ को उसके सामने रख बोला, अपनी भाभी को हॉट बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता है? अब शांति से अपने आंखों को बंद रखो। पहली बात धीर अपने अक्ष भाई को जलता हुआ महसूस कर रहा था। वो अपने आंखों को बंद कर लिया। वही सीरत वहां आ खड़ी हुई थी उसे देखते हुए अक्ष अपने मन में ही बोला, क्या जरूरत है तुम्हें सुंदर दिखना का, जब तुम्हें मैं मिल ही गया हूं तो। अपने मन में ये कहने के बाद अक्ष खड़ा हो सीरत के पास जा उसके कमर पर अपने होंठ को रख उसे अपने बाएं करीब कर बोला, ये साड़ी मेरी मम्मा का है और इसमें बस मेरी मम्मा अच्छा लगती है, तुम बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही हो, ऊपर से तुमने साड़ी ठीक से भी नहीं पहना है। अक्ष के बातों को सुन धीर अपने आंखों को खोल बोला, भैया सीरत ने भले साड़ी ठीक ना पहना हो पर वो बहुत हॉट और ब्यूटीफुल दिख रही है। इतना कह धीर मुस्कुराए हुए सीरत की तरफ देखने लगा। वही अक्ष अपने कठोर आवाज में बोला, कहा ना अपने आंखों को बंद रखो। ये सुन गहरी सांस भर अपने चेहरे को अफसोस से हिला अपने आंखों को बंद कर लिया।
चैप्टर 102। वही सीरत अक्ष को गुस्से में घूरते हुए मन में ही बोली, कांची आंखों वाला बगर बिल्ला, इतने बड़े बड़े कंचे जैसे आंख है फिर भी इससे सीरत का खूबसूरती नजर नहीं आया है। इतना कह वो अपने मुंह को फूला ली। वही अक्ष सीरत के कमर पर जैसे हो होंठ रखा, सीरत की सांसें थम सी गई थी। वो हैरानी से अक्ष को देखने लगी। वही अक्ष सीरत के साड़ी के प्लेट को फिर बनाने लगा। वही सीरत का चेहरा लाल साड़ी की तरफ ही लाल हो चुका था। तभी सीरत बोल पड़ी, मैं अपने कपड़े को बदल आती हूँ। ये सुन अक्ष कह पड़ा, जरूरत नहीं है, पर अब से तुम कभी साड़ी नहीं पहनोगी, तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। अक्ष के बातों को सुन सुनकर सीरत का चेहरा गुस्से में लाल हुए जा रहा था। वही धीर को हंसी। उसने कभी नहीं सोचा था उसका भाई इतना जल कुकड़ा होगा कि सीरत जिसमें बहुत सुंदर दिखती होगी, इसी में उससे बकवास तारीफ कर उसे पहनने नहीं देगा। वही अक्ष ने सीरत के साड़ी का प्लेट बना, उससे जैसे ही अंदर डाला, सीरत अपने चमकती आंखों से अक्ष की तरफ देखी। वही अक्ष भी उसे देखते हुए उसके पल्लू को गिरने लगा, ताकि सीरत के शरीर का कोई अंत किसी को नजर ना आए। सब हो गया तो अक्ष उससे दूर हो बोला, आपके आंखों को खोल सकते हो। ये सुन धीर अपने आंखों को खोल सीरत की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो तुम और खूबसूरत लग रही हो सीरत। धीर का फ्लर्ट सुन सुनकर अक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कठोरता से धीर के तरफ देखा, पर धीर अपने अक्ष भाई को जलता देख बहुत मजे ले रहा था। वो खड़ा हो सीरत के पास जा अपने होंठ को सीरत की कमर पर धीर रख बोला, ब्यूटीफुल, क्या तुम मेरी आज की डेट बनोगी? तभी अक्ष सीरत का होंठ पकड़ अपने बाहों में खींच धीर को कठोरता से देखा तो धीर झट से बोल पड़ा, मुझे चकता चाहिए। इतना कह वो वहां से निकलने में ही समझदारी समझा। धीर के जाने के बाद अक्ष सीरत का होंठ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। आज पहली बार सीरत को अक्ष के चेहरे पर क्यूट सा जेलासी दिखा तो सीरत के होंठों पर मुस्कान छा गया। वहीं दूसरी तरफ आरजू अपने कमरे में बैठी कुछ काम कर रही थी। तभी उसका फोन बजा तो आरजू आपका फोन उठा, स्क्रीन पर सिद्धार्थ का नाम देखी को कॉल उठा, कही खेलो। तभी सिद्धार्थ का कठोर आवाज उसे सुनाई दिया, आरजू बहुत जल्दी तुम्हारा प्यार मेरे लिए खत्म हो गया, सही है। अब मैं भी खत्म कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं जा रहा हूँ किसी और से शादी करने। इनविटेशन कार्ड तुम्हें जरूर भेजूंगा। ये सुन आरजू का चेहरा हैरानी से भर गया। वही वो कुछ कहना चाहती थी, तभी सिद्धार्थ फोन कट कर दिया। वही आरजू पैनिक हो गई थी। सिद्धार्थ का ये बात सुन वो झट से बेड से उतर अपने कपड़े बदल अपना हैंड बैग में मोबाइल डाल मेंशन से बाहर निकल गई। सिद्धार्थ ने उसे बता कार रखा था, उसका कंपनी है कहा, तो वो मेंशन से बाहर निकल कार का चाबी ले कार में जा बैठ निकल गई सिद्धार्थ के कंपनी जाने के लिए। वही दूसरी तरफ अयान का नाश्ता बनाना हो गया था। वो नाश्ता प्लेट में निकाल कुहू के पास जा बैठ अपने होंठ से ही कुहू को खिलाने को हुआ। तभी कुहू पूछ पड़ी, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? कुहू का सवाल सुन अयान कोई जवाब ना दे उसके सवालों का कह पड़ा, अपना दिमाग मत चलाओ, मुंह चलाओ और नाश्ता करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुन कुहू झट से खाने को अपने मुंह में ले ली। फिर अयान कुहू को खिलाते हुए खुद भी खाने लगा। कुछ ही वक्त में नाश्ता खत्म हो गया तो अयान कुहू के होंठों को साफ कर उठ बर्तन किचन में रख अपने होंठ को साफ कर किचन से पानी का ग्लास साथ ही होंठ में मेडिसिन लेकर आ कुहू के पास आ बैठ गया तो मेडिसिन देख कुहू पूछ पड़ी, ये मेडिसिन किस लिए है? कुहू के इस सवाल पर अयान दोनों मेडिसिन निकाल दवा और पानी दोनों कुहू की तरफ बढ़ा बोला, दर्द के लिए है और बच्चा ना हो इसलिए है। दर्द के बाद जब बच्चा ना होने का बात सुनी तो कुहू के चेहरे पर आया थोड़ा सुकून, फिर गायब हो गया। वो दवा ले बिना पानी का ही एक साथ दोनों दवा गटक ली, जिस कारण दवा गले में ही अटक गया और वो खांसने लगी। तभी अयान पानी का ग्लास उसके होंठों के पास लाते हुए बोला, पागल हो क्या, पानी पियो। पर कुहू पानी न पी, उसके होंठ पर पकड़ा ग्लास झटक दी, जिस कारण अयान के होंठ से ग्लास छूट गया। कुहू के ऐसा करने से अयान गुस्से में उसे देखा, फिर उसके होंठ को पकड़ अपने करीब कर उसके होंठों में अपने होंठों को मिला, उसके गले को अपने मुंह के पानी से दबे को उसके गले से अंदर करने लगा। वही अयान के ऐसे करने से कुहू उसे खुद से दूर करने लगी, पर अयान को खुद से दूर करना कुहू के लिए बहुत मुश्किल था। चैप्टर 103। वही जैसे ही अयान को एहसास हुआ दवा गले के अंदर चला गया होगा, उससे दूर हो अयान उसे कठोरता से देख बोला, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
इतना कह वो उठ टेबल पर रखे अपने कोट को उठा पहनते हुए हॉल से बाहर जाने लगा। वही अयान के ऐसे बर्ताव से कुहू के आंखों से आंसू गिरने लगा। वही दूसरी तरफ चिराग का नींद खुल गया। तभी उसने देखा उसके बगल में पंखुड़ी नहीं है। ये देख वो उठ बैठ गया और अपने आगे आए बाल को पीछे कर बेड में लगे खून को देखते ही उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया। वो अपने शैतानी मुस्कान के साथ बोला, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ खेलकर, अब और खेलना चाहता हूं मैं। इतना कह वो बेड से उतर बाथरूम जाने लगा। वही दूसरी तरफ बनारस में मोक्ष अब तक घोड़ा बेचकर सोया हुआ था। तभी पलक उसे उठाने लगी। मोक्ष उठा, आज तुम्हें जाना है ना? मोक्ष मोक्ष। पलक के बार बार उठाने से मोक्ष करवट बदल फिर सो गया तो पलक फिर उसका नाम ले लेकर उठाने लगी, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, उठ जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। बार बार पलक के उठाने से मोक्ष सीधा होकर सो पलक का होंठ पकड़ उसे अपने बाहों में खींच उसके सिर को अपने सीने पर रख उसे अपन बाहों में पकड़ बोला, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था इसलिए बस झूठ बोला, मैंने सारे मूवी कैंसिल कर दिए हैं। ये सुन पलक हैरान रह गई। तभी पलक गुस्से में आ खुद को मोक्ष के बाहों से छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे झूठे इंसान। पलक के मुंह से झूठा इंसान सुन मोक्ष को जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे हंसी आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपने बाहों में उसे जकड़ लिया ताकि वो अपने आप को उसके बाहों से आजाद ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अक्ष कार ड्राइव करते हुए ही सीरत से पूछा, कहाँ ड्रॉप कर दूं तुम्हें? सीरत टाइम देख बोली, अब तो ऑफिस का टाइम हो चुका है। ये सुन अक्ष बोल पड़ा, आज छुट्टी है तुम्हारा? ये सुन वो झट से पूछ पड़ी, वो क्यों? सीरत के इस सवाल पर अक्ष उसके तरफ देखा और एक पल के लिए उसमें डूब सा गया। तभी आगे से रफ्तार से कार आने लगा तो सीरत चिल्लाकर बोली, आगे देखिए गाड़ी आ रहा है। सीरत के बात को सुन अक्ष झट से आगे के तरफ देख अपने कार को साइड कर रास्ते को देख चलाने लगा। तभी सीरत बोल पड़ी, रास्ते पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके साथ साथ मुझे भी कुछ हो जाएगा। सीरत के बातों को सुन अक्ष आगे की तरफ देखते हुए ही कार ड्राइव कर बोला, तो मुझे कुछ हो जाए तुम्हें मंजूर है? अक्ष के सवाल पर सीरत को नजरें अक्ष पर जा थम गई और वो अपने मासूमियत से भरे आवाज में बोली, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। इतना कह वो गाना प्ले करने लगी ताकि अक्ष अब उससे कोई सवाल ना करे और उसके जज्बात अक्ष के सामने जाहिर ना होने लगे। वहीं दूसरी तरफ इवान इबादत को अकेला बैठा देख उसके पास जा बैठ गया। इबादत को अचानक से इवान के शरीर का खुशबू आने लगा तो इबादत थोड़ा दूरी बनाकर बैठ पूछी, इवान सर आप? इबादत को ऐसे खुद से दूर होता देख इवान उससे घूर कर देखा फिर बोल पड़ा, हाँ वैसे तुम मुझसे दूर क्यों जाती रहती हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा? इवान के बातों को सुन इबादत अपने मन में ही बोली, अपने बातों और हरकतों से तो यही लगता है, वैसा भी जो हजारों लड़कियों के दिल के साथ खेलते हैं उनसे और क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। इबादत अपने में ये कह रही थी तभी इवान बोल पड़ा, आई बार कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर तुम इस बार अपना दिमाग लगाए तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। इवान का धमकी सुन इबादत को समझ नहीं आ रहा था, आखिर इवान उसे ऐना धमकी दे क्यों रहा है। वही पनखुली इबादत को ही ढूंढते हुए आ रही थी। जब पनखुली ने इबादत को इवान के साथ देखी तो वहां से जाने के लिए जैसे ही पलटी उसे अपने सामने चिराग खड़ा नजर आया तो वो झट से अपने पाँव पीछे करने के चक्कर में गिरने ही वाला था, पर तभी चिराग उसे अपने बाहों में भर उसे गिरने से बचा अपने साथ पनखुली को साइड में ले जा फिर दीवार से उसे टिका दिया। तभी पनखुली अपने डरे सहमे से आवाज में बोली, कोई देख लेगा हम लोग को। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी चिराग उसके होंठों पर अपने उंगली को रख उसे चुप करा, उसके गर्दन के करीब जा उसके गर्दन को चूमते हुए उसके कान के पास जा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, पहली बार मुझे ये बात नहीं सता रहा कि कोई देख लेगा, मैं तो बस अभी इसी वक्त तुम्हें खुद में एक बार फिर डुबाना चाहता हूँ। चिराग की बातों पनखुली के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल होता था। वहीं दूसरी तरफ आरजू सिद्धार्थ की कंपनी पहुंच रिसेप्शनिस्ट के पास जा बोली कि लो मुझे सिद्धार्थ से मिलना है, क्या मैं अभी उनसे मिल सकती हूं? आरजू को ऐसे आ सिद्धार्थ को नाम से बोली सुन रिसेप्शनिस्ट को लगा जान पहचान की है तो वो विजिटिंग कार्ड मांगी, मैम आपके पास विजिटिंग कार्ड है? ये सवाल सुन आरजू बोल पड़ी, नहीं है। चैप्टर 104
आरजू का जवान सुन रिसेप्शनिस्ट कह दी, सॉरी मैम, मैं आपको नहीं भेज सकती हूँ। है सुन आरजू झट से बोली, एक बार आप सिद्धार्थ को कॉल कर इन्फॉर्म कर दीजिए ना, आरजू रायचंद आई है। ये सुन रिसेप्शनिस्ट झट से बोल पड़ी, ओके मैम। इतना कह उसने कॉल लगा दी। सिद्धार्थ अपने केबिन में हो बैठा आरजू के आने का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही फोन सिद्धार्थ के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया, वो मुस्कुराते हुए फोन को उठा लिया। तभी रिसेप्शनिस्ट बोल पड़ी, हेलो सर, आपसे कोई आरजू रायचंद मिलने आए हैं। ये सुन मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ बोल पड़ा, मेरे केबिन भेज दो। सिद्धार्थ का ऑर्डर सुन रिसेप्शनिस्ट कॉल रख आरजू को सिद्धार्थ के केबिन का रास्ता बता दी। आरजू कुछ ही वक्त में सिद्धार्थ के केबिन पहुंच केबिन का दरवाजा नॉक की तो सिद्धार्थ के होंठों पर मुस्कान छा गया, पर वो अपने चेहरे पर नॉर्मल भावला आरजू को आने का इजाजत दे दिया। इजाजत मिलते ही आरजू वाबिन के दरवाजे को खोल केबिन के अंदर जा सिद्धार्थ के पास चली गई तो सिद्धार्थ उसके तरफ अपने कोल्ड नजरों से देख पूछा, क्यों आए हो यहाँ? सिद्धार्थ के सवाल का कोई जवाब ना दे आरजू उसके होंठ को पकड़ उसके होंठ को हटा उसके गोद में जा बैठ उसके आंखों में देखने लगी तो सिद्धार्थ अपने रुड आवाज में कहा, ये सब क्या है आरजू? सिद्धार्थ का सवाल सुन आरजू उसके कॉलर को पकड़ उसके होंठों के करीब जा बोली, आरजू का प्यार। इतना कह उसके होंठों पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमने लगी। उसके होंठों को प्यार से कुछ वॉट तक चूमते हुए उसके गले में अपने होंठ को डाल अपने छोटे से चेहरे को सिद्धार्थ के सीने में रख अपने मधुर आवाज में बोली, आप मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। किसी और को लाने का ख्याल भी आपके मन में आया तो आरजू रायचंद आपके साथ बहुत बुरा करेगी। आरजू के बातों को सुन सिद्धार्थ पूछ पड़ा, ओह क्या करोगी बताओ? आरजू उसके सीने से अपने सिर को हटा उसके आंखों में देखते हुए बोली, आपको रूम में बंद कर दूंगी और कहीं भी जाने नहीं दूंगी, बस अपने करीब रखूंगी। आरजू के बातों को सुन सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो उसके चेहरे पर अपने होंठ को सेडिक्टिवली फेरते हुए अपने चेहरे को अपने करीब लाते हुए अपने मन में ही बोला, बेबी बहुत जल्द तुम मेरी होने के बाद मुझे सिर्फ किसी और का होता हुआ देखोगी। इतना कह उसके होंठों को अपने होंठों से भर उसे चूमने लगा। चूमते हुए ही अपने होंठ को उसके कपड़े के अंदर होंठ कर ले जाने को हुआ तभी आरजू उसके होंठ को रोक ली तो सिद्धार्थ उसे चूमना बंद कर उसके आंखों में देख पूछा, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह। सिद्धार्थ का ये सवाल सुन वो सिद्धार्थ के आंखों में देखते हुए कही, बहुत भरोसा है। आरजू के मुंह से ये सुन वो उसके आंखों में ही देख कहा, तो प्रूफ करो। इतना कह एक बार फिर उसके होंठों को अपने होंठों से ग्रीफ में ले चूमने लगा। चूमते हुए ही वो अपने होंठ को कपड़े के अंदर ले जा उसके इनर के ऊपर से ही अपने होंठ को उसके सीने के पास फेरने लगा। इस बार आरजू ने सिद्धार्थ को नहीं रोका, बस उसको धड़कने तेज होने लगी। वही सिद्धार्थ उसके होंठों को चूमना बंद कर उसके टी शर्ट को उसके जिस्म से हटा उसके सीने को देखते हुए अपने होंठ सीने पर फेरते हुए ही अपने मन में कहा, मेरे करीब आ, बहुत पछताने वाली हो तुम। अपने मन में इतना कह उसके इनर को उसके जिस्म से निकाल उसके खोले जिस्म को देखते हुए अपने होंठों को उसे सीने के पास ले जाने लगा। वही आरजू अपने आंखों को कसके बंद कर सिद्धार्थ के कंधे पर अपने होंठ को रख मजबूत कर ली थी। तभी सिद्धार्थ अपने जीभ को निकाल जैसे ही उसके सीने पर टच किया, आरजू के शरीर में करंट दौड़ गया था। तभी अपने होंठ को फेरते हुए फिर सिद्धार्थ उसके सीने को चूमने लगा। सिद्धार्थ उसके शरीर के साथ खेले जा रहा था, वही आरजू का शरीर सिद्धार्थ के छूने से बिल्कुल जमसा गया था। वही आरजू के शरीर को छूते हुए ही सिद्धार्थ अपने मन में ही बोला, आरजू रायचंद अब तुम्हें पता चलेगा। बस इतना ही कह वो उसे अपने गोद में लिए ही उससे टेबल पर बैठा उसके शरीर में बचे कपड़े को उसके जिस्म से बाहर निकल जमीन पर गिरा, उससे टेबल पर ही लेटा उसके पूरे जिस्म को छूते हुए ही उसके शरीर को चूमने लगा। उसके शरीर को चूमते हुए अपने शरीर से भी कपड़ा निकल जमीन पर गिरा। उसके पैर को फैलाते हुए ही सिद्धार्थ अपने मन में ही बोला, द गेम बिगिंस बेबी। इतना कह वह उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगा। उसके शरीर में वो जैसे ही प्रवेश किया, आरजू दर्द से करहती हुई सिद्धार्थ को दूर करना चाहिए, पर सिद्धार्थ उसके दोनों होंठ पकड़ उसके शरीर में अंदर तक प्रवेश कर उसके साथ ये पल बिताने लगा। तभी केबिन का दरवाजा कोई हुआ तो सिद्धार्थ अपने ऊंचे आवाज में बोल पड़ा, 1 घंटे बाद आओ।
सिद्धार्थ का ऑर्डर सुन उसकी सेक्रेटरी जाने लगे, पर उसे सिद्धार्थ के आवाज के साथ लड़की का दर्द से भरा आवाज भी आया, जिससे वो समझ गई थी सिद्धार्थ अभी कर क्या रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ अयान अपने केबिन में बैठा हुआ कुहू के बारे में ही सोचे जा रहा था, साथ ही उससे दूर हो उसके अंदर बेचैनियां भर चुका था। वही अक्ष सीरत को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जा उसके साथ ही नाश्ता कर रहा था। अक्ष ने सोच लिया था आज का पूरा दिन किसी तरफ वो सीरत के साथ ही बताएगा। दूसरी तरफ जानवी कॉलेज ना जा मेंशन में बैठी धीर के बारे में ही सोचे जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था ये सोच सोच कर कि धीर उसे कैसे अचानक से छोड़कर जा सकता है। वहीं बानर्श में पलक गुस्से में खाना बनाए जा रही थी। वही उसे गुस्से में काम करता देख मोक्ष को हंसी आ रहा था। वो उसके पास जा प्यार से पूछा, मैं हेल्प करूं? मोक्ष का ये बात सुन पलक छोड़नी को कस कस के चलाने लगी। तभी मोक्ष उसके होंठ को पकड़ उसके बेहद करीब जा बोला, जान इतना गुस्सा करोगी तो हमारा बेबी भी गुसल निकलेगा। ये सुन पलक उसे कठोरता देख देख बोली, हमारा नहीं, सिर्फ मेरा बेबी। ये सुन मोक्ष गुस्से में पलक की तरफ देख उसके होंठ को पकड़ अपने करीब खींच बोला, जान ये हमारा है। अगर मेरा हक मुझसे छीनने का कोशिश की तो तुम्हारा हक भी मैं छीन सकता हूं। मोक्ष की बातों को सुन पलक उसे हैरानी से भरे नजर से देखने लगी। तभी मोक्ष उसके होंठ से छोड़नी ले कढ़ाई में डाल उसके कमर पर अपने होंठ को रख उसे अपने करीब कर उसके चेहरे पर अपने होंठ को प्यार से फेरते हुए बोला, जान प्यार से समझा रहा हूं, मान जाओ नहीं तो अगली टीढ़ी करनी मोक्ष ओब्रोय को अच्छे से आता है। इतना कह उसके कमर को छोड़ दिया, फिर साइड में रखे चेयर पर जा बैठ गया और पलक को देखने लगा। वही पलक मिक्स की तरफ देखी, फिर वो अपने चेहरे को मोड़ खाना बनाने लगी। खाना बनाते हुए अपने मन में ही बोली, मोक्ष जो अभी तुमने कहा वो सच है क्या? मुझे पता है तुम मुझे तकलीफ दे सकते हो, पर एक बच्चे को अपनी माँ से दूर नहीं कर सकते हो। अपने मन में इतना कह पलक खाना तो बना रही थी पर उसे डर महसूस हो रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, करीबन 1 घंटे पार हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सिद्धार्थ के केबिन में आरजू से दूर हो सिद्धार्थ अपने कपड़े पहनने लगा। वही आरजू आज बहुत खुश भी थी और उसे अपने शरीर भी बहुत दर्द से रहा था, पर खुशी के सामने दर्द का कोई परवाह नहीं था आरजू को। आरजू अब भी अपने कपड़े नहीं पहन रही थी। तभी सिद्धार्थ अपने कपड़े पहने हुए आरजू के तरफ देख बोला, अपने कपड़े नहीं पहनना है क्या, या फिर एक बार फिर तुम्हें करना है? ये सुन आरजू अपने शरीर को ढकते हुए अपने कपड़े उठाने लगी। तभी सिद्धार्थ अपने कपड़े पहन चेयर पर बैठ उसे ही देखने लगा तो अपना सारा कपड़ा उठा। आरजू शर्माते हुए बोली, मुझे मत देखो, कहीं और देखो। आरजू के बातों को सुन सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो तुम्हें हो देखूंगा, रोक सकती हो तो रोक लो। सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू शर्माते हुए अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहनने लगी। फिर अपने कपड़े पहन आरजू बोल पड़ी, मैं जाती हूँ। इतना कह वो जाने को थी, तभी सिद्धार्थ खड़ा हो अपने कदम आगे बढ़ा। जल्दी से आरजू के होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच उसके चेहरे पर अपने होंठ को प्यार से फेरते हुए बोला, जानू अगली बार कब मिलोगी? सिद्धार्थ के सवाल को सुन आरजू मुस्कुरा बोली, जब आप मेरे भाई को हमारे शादी के लिए मना लोगे। इतना कह उसे खुद से दूर कर आरजू भागते हुए जाने लगी। वही उसे जाता देख सिद्धार्थ शैतानी मुस्कान के साथ बोला, जान अब शादी के लिए तुम्हारे भाई को नहीं मनाऊंगा, मैं तो तुमसे शादी तुम्हारे भाई के अगेंस्ट जाकर करने के लिए मजबूर कर दूंगा। इतना कह खुद में वो चेयर पर जा बैठ अपने सिर को चेयर के पिछले साते पर टिका, अपने आंखों को बंद कर जो वक्त अभी सिद्धार्थ आरजू के साथ बिताया था उसे ही याद करने लगा और उसके चेहरे पर सुकून छा गया था। चैप्टर 105। वहीं दूसरी तरफ अक्ष सीरत को अपने साथ नाश्ते के बाद बस कार में बैठा ड्राइव किए जा रहा था। तभी सीरत उसे देख बोली, आप मुझे ना मेरे घर छोड़ रहे हो, ना ही कहीं ले जा रहे हो, ना हो कुछ कर रहे हो तो कर क्या रहे हो आप? सीरत के सवाल को सुन अक्ष मुस्कुराते हुए सीरत की तरफ देख साइड में जा कार रोक दिया। तभी सीरत का नजर पानी पूरी पर गया। पानी पूरी को देखते ही सीरत के मुंह में पानी आ गया तो वो कार से उतरने वाली थी। तभी अक्ष अपने कार को पीछे कर दिया तो सीरत अक्ष के तरफ देखी। तभी अक्ष भी उसके तरफ देखा तो सीरत फिर अपने साइड के दरवाजे को खोलने को हुई। तभी अक्ष कार फिर पीछे कर दिया। तभी सीरत गुस्से में अक्ष के तरफ देख बोली, कर क्या रहे हो आप? प्रश्नवाचक चिन्ह।
सीरत के सवाल को सुन अक्ष अपने चेहरे पर नॉर्मल भाव ला बोला, पानी पूरी खाना अच्छा नहीं होता है। ये सुन सीरत अपने बड़े से मुंह को फाड़ हैरानी से अक्ष के तरफ देखने लगी थी। सीरत के हैरानी से भरे चेहरे को देख अक्ष मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मुझे एक किस देती हो तो मैं तुम्हें पानी पूरी खाने दे दूंगा। ये सुन सीरत अपना मुंह फूला अपने दोनों होंठ को बांध खिड़की की तरफ देख बोली, नहीं खाना है मुझे। सीरत के इस बात को सुन अक्ष अपने कार को पानी पूरी वाले ठेले के पास जा रोक दिया, फिर पानी पूरी वाले से बोला, भैया सूखी पापड़ी बनाना। रूहानी के वजह से अक्ष कभी खाता नहीं था पर पता चल चुका था किसे क्या बोलते हैं। वही सीरत को लगा कि अक्ष उसके लिए सूखी पापड़ी मंगवा रहा है तो उसके मुंह में पानी आने लगा, पर जैसे ही सूखी पापड़ी बना वो अक्ष के पास आ दिया तो अक्ष पैसे दे पापड़ी ले लिया। तभी वो पैसे देख बोला, छुट्टा नहीं है भैया। ये सुन अक्ष पानी पूरी के सामने कई बच्चों को देखा जो बस देख रहे थे, खा नहीं रहे थे, तो अक्ष बोल पड़ा, बाकी बचे पैसे से उन बच्चों को खिला दो। ये सुन लड़का खुशी से बोला, ठीक है भैया। इतना कह वो चला गया। वही उसके जाते ही विंडो ऊपर कर आज तक जिसने पानी पूरी नहीं खाया था वो सूखी पापड़ी को उठा उसे अपने मुंह के अंदर डालते हुए बोला, क्या टेस्ट है, वाह। ये सुन सीरत के मुंह में और पानी आने लगा। वो अपने ललचाए नजर से अक्ष को देखने लगी। तभी अक्ष खाते हुए ही पूछा, खाना है क्या तुम्हें। ये सुन सीरत झट से अपने चेहरे को हाँ मैं हिलाई। तभी अक्ष मुस्कुराते हुए बोली, तो किस करो मुझे। ये सुन सीरत अपने मुंह को फूला, बोली, नहीं खाना है मुझे, आप ही खाओ। इतना कह अपना मुंह बना ली तो अक्ष मुस्कुराते हुए उसके तरफ कर दिया। अक्ष के ऐसा करने से वो थोड़ा भी देरी ना लगा, झट से प्लेट को ले खाना शुरू कर दी। और उसे खाता हुआ देख अक्ष अपने मन में ही बोला, मुझे तो कोई टेस्ट नहीं आया, ये इतना टेस्ट ले क्या खा रही है। खुद मैं इतना कह वो कार स्टार्ट कर दिया और धीमे गति में चलाने लगा ताकि सीरत आराम से खा सके। वहीं दूसरी तरफ कुहू उठ कमरे में जा बाथरूम चली गई। फिर अपने चेहरे को साफ कर बाथरूम से बाहर निकल कबर्ड से सेक्सी सा ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस निकाल पहन ली। फिर अपने चेहरे पर मेकअप कर अपने हाई हील्स को अपने पैरों पर डाल टक टक कर चलते हुए फ्लैट से बाहर निकल एलिवेटर के पास जा उसके अंदर जा ग्राउंड फ्लोर दबा दी। फिर जैसे ही एलिवेटर नीचे आ एलिवेटर का दरवाजा खुला, कुहू बाहर निकल रास्ते में जा ऑटो रुकवाए फिर निकल गई। कुछ वक्त बीत गया, कुहू बार पहुंच चुकी थी। वही अक्ष सीरत को उसके अपार्टमेंट के पास छोड़ दिया। सीरत कार डोर खोल जाने को थी तभी अक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने करीब खींच उसके आंखों में देख बोला, एक किस्ती बनता ही है। इतना कह उसके गाल को चूम लिया फिर उससे दूर हो गया। अक्ष के उसके गाल को चूमने से सीरत का चेहरा लाल हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए ही फिर झट से कार से बाहर निकल कार डोर लॉक कर भागते हुए जाने लगी। वही सीरत के जाने के बाद अक्ष ने भी अपने कार को स्टार्ट कर लिया। वही सीरत जब फ्लैट पहुंची तो देखी दरवाजा खुला तो वो अंदर जा दरवाजा बंद कर कुहू को पूरे फ्लैट में ढूंढी पर उसे कुहू कहीं नजर नहीं आई। तो वो अपने कपड़े बदल उसका इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वही दूसरी तरफ ऑटो बार के पास आ रुका तो कुहू ऑटो से बाहर निकल ऑटो वाले को पैसा दे बार के अंदर चली गई। उसके बार में जाते ही कई लड़कों का नजर उस पर जा चुका था। जाता भी कैसे नहीं, वो इतनी खूबसूरत और सेक्सी लग ही रही थी। चैप्टर 106। कुहू बार के अंदर जा सभी के नजरों को इग्नोर कर वो अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर ड्रिंक करने लगी। ऐसे ही वक्त पार होने लगा। रात के 8 बज गए थे पर कुहू अब भी ड्रिंक करना बंद नहीं की थी। वही दूसरी तरफ अयान वापस लिया तो देखा सीरत है। सीरत को देखते ही उसे अक्ष और सीरत का किस याद आ गया। किस याद करते हुए उसके चेहरे पर कठोर भाव छा गया था। पर वो अपने चेहरे पर नॉर्मल भाव ला सीरत के पास जा बैठ पूछा, कल तुम कब घर आई थी। अयन के सवाल का जवाब सीरत को समझ नहीं आ रहा था क्या दे। तभी सीरत के चेहरे का भाव देख अयान समझ गया था कल सीरत नहीं आई होगी। ये देख अयान को और गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में ही अपने होंठ का मुट्ठी बांध लिया। वही सीरत सोचे जा रही थी वो क्या झूठ बोले। तभी अयान का फोन बजा तो अयान अपने फोन को निकाल अपने कान में लगाया ही था कि तभी उससे कुहू का आवाज सुनाई देता है, मिस्टर डेविल तुमने कॉल उठा लिया, मुझे तो लगा था तुम मेरा कॉल नहीं उठाओगे। इतना कह कुहू जोर जोर से हंसने लगी, हाँ हाँ हाँ। वही कुहू से पहले जो लोग अट्रैक्ट हो रहे थे अब उसके राक्षस जैसे हंसी को सुन उससे दूर होने लगे। पर एक लड़का उसे ही देखे जा रहा था।
कुहू जोर जोर से हंसते हुए फोन कट करने की जगह उसके होंठ से फोन जमीन पर गिर गया। तभी उसके पास वो लड़का आ जमीन से फोन उठा कुहू के तरफ बढ़ाते हुए पूछा, तुम ठीक हो? लड़के के सवाल को सुन कुहू लड़के के तरफ अपने नशे से भरे नजरों से देखी। वही लड़के का आवाज को सुन अयान का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो गुस्से में अपने होंठ से ही फोन को तोड़ गुस्से में खड़ा हो बिना सीरत से कुछ कहे जाने लगा। तो सीरत उससे पूछने ही वाली थी, पर तब तक अयान उठ अपने तेज कदमों के साथ गुस्से में जा चुका था। उसे ऐसे गुस्से में जाता देख सीरत खुद में ही सवाल की, अयान भाई को अचानक से हो क्या गया? वो खुद में ये कह फिर कुहू के बारे में सोचने लगी और उसे कॉल लगा दी, पर कुहू का फोन बंद बता रहा था। वही दूसरी तरफ उस लड़के के होंठ से फोन ले उसे देख उसके कंधे पर अपना होंठ रख कुहू बोली, बेबी क्या मुझे तुम अपने साथ ले जाओगे? कुहू का ये बात सुन लड़का उससे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुड़ अपने दोस्तों की तरफ देखा तो उसके दोस्त पर अपने शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखे। तभी लड़का उसके होंठ को अपने कंधे से हटा, उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में भरते हुए बोला, बिल्कुल मेरी जान, चले। ये सुन कुहू ने अपने चेहरे को बस हाँ में हिला दिया तो लड़का कुहू को अपने साथ ले जाते हुए अपने दोस्तों के तरफ इशारा किया तो उसके दोस्त लड़के का इशारा समझ ओके का साइन दिखा दिया। फिर लड़का कुहू को अपने साथ बार से बाहर ले जाने लगा। बार से बाहर ले जाने के बाद वो पार्किंग एरिया के पास आया ही था को तभी उसके सारे दोस्त भी वहां आ गए। उसके एक दोस्त ने कार का दरवाजा खोल दिया तो वो लड़का कुहू को कार के अंदर डाल उसके बगल में बैठ गया। फिर उसके बगल में उसका एक दोस्त बैठ बोला, ऋषि लड़की को बीच में कर। ये सुन ऋषि कुहू को बीच में कर देता है। वही उसके दो और दोस्त थे वो आगे जा बैठ जाते हैं। कार स्टार्ट हो चुका था। वही ऋषि कुहू के चेहरे पर अपने होंठ को रख उसके नर्म होंठों को छूते हुए बोला, जाने मन तुम बहुत खूबसूरत हो। ऋषि के बात को सुन नशे में धुत कुहू कहती है, तुम्हें भी मैं खूबसूरत लगती हूँ। कुहू के बातों को सुन उसके बगल में बैठा उसका ऋषि का दोस्त नमन कुहू के पैर पर अपने होंठ को घिसते हुए कहता है, बहुत खूबसूरत हो बेबी डॉल। इतना कह उसके गर्दन को जा चूमने को था तभी कार को झटके से ब्रेक लगाया गया, जिस कारण कुहू और वो दोनों लड़के आगे के तरफ आ गए। फिर कार रुकते ही पीछे हो ऋषि नमन कठोरता से आगे के तरफ देखा। वही आगे बैठे उसके दोनों दोस्त भी आगे के तरफ देख रहे थे। तभी आगे बैठा ऋषि का दोस्त कारण विंडो को नीचे कर चिल्लाते हुए कहा, भाई अपने कार को साइड कर। पर अब भी कार साइड नहीं हुआ तो ड्राइव कर रहा चौथा लड़का प्रतीक हॉर्न बजाने लगा लगातार, पर दूसरे तरफ के खड़े कार पर जू तक नहीं रेंग रहा था। तभी गुस्से में ऋषि और नमन दोनों ही कार से बाहर निकल गए और दोनों कार के तरफ जा ऋषि ने कार के विंडो पर अपने होंठ से खटखटाया तो कार के अंदर बैठा शख्स कर के विंडो को नीचे कर अपने होंठ को आगे बढ़ा ऋषि के गले को दबोच लिया। तो ऋषि अपने गले को छुड़ाने का कोशिश करने लगा। वहीं पीछे खड़ा उसका दोस्त नमन उस आदमी के पकड़ से अपने दोस्त ऋषि को बचपने का कोशिश करने लगा। वही कार के अंदर बैठा उसका दोनों दोस्त ये देखकर से बाहर निकल ऋषि को बचाने आया। तभी उस शख्स ने ऋषि को फेंक दिया, जिस कारण ऋषि के साथ साथ उसके तीनों दोस्त भी सड़क पर जा गिरे। तभी कार के ड्रॉर से गन को निकाल अपने पीछे रख कार के दरवाजे को खोल दिया तो कुहू अपने नशे से भरे नजर से बाहर के तरफ देखी। तभी वो अपने होंठ को आगे कर 5 उंगली दिखाते हुए कही, मिस्टर डेविल तुम मुझे 5-5 क्यों नजर आ रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। इतना कह वो सीट के नीचे बैठ खुद में ही कही, डेविल ने देख लिया तो फिर डेविल मुझे दर्द देगा। वो नशे में कहती हुए सीट के नीचे ही बैठी रही। वही बाहर वो शख्स और कोई नहीं अयान था। अयान का नाम टॉप बिजनेसमैन में से एक था। जब चारों ने अयान को देखा तो सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। वही अयान चारों के करीब जाते हुए अपने आस्तीन को चढ़ाते हुए चारों की तरफ अपने कठोर नजरों से देखते हुए कहा, गलत किया मेरी चीज पर नजर डालकर। चारों के माथे से पसीना आ रहा था, साथ ही चारों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर अयान कह क्या रहा है। तभी अयान अपने पीछे से गन निकाल उन चारों के तरफ पॉइंट कर कहा, जिस लड़की को लेकर आए हो वो मेरी है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी चीज को नजर उठा कर देखे भी। इतना कह वो गोली चलाने ही वाला था तभी कुहू उसके गन को ऊपर कर दी। फिर गोली के आवाज को सुन वो अयान के सीने से लग गई।
तभी अयान उसके सिर पर अपने एक होंठ को फेरते हुए गन को पीछे रख उन चारों के तरफ कठोरता से देख बोला, इस बात जाने दे रहा हूं, पर अगली बार तुम चारों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा अगर मेरे या मेरी चीज के करीब आने का कोशिश किए तो। इतना कह वो कुहू को अपने गोद में उठा, कार के तरफ जा उसे कार का दरवाजा खोल उसे कार के अंदर बैठा उसका सीट बेल्ट लगाने लगा। तभी कुहू उसे देखते हुए बोली, तुम राक्षस हो, तुमने मारा उसे। नशे में वो क्या कह रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही अयान उसके सीट बेल्ट को लगा दरवाजा बंद करने वाला था पर कुहू अपने होंठ को रख दी, जिस कारण अयान दरवाजा ना बंद कर कुहू को कठोरता से देखा। तभी कुहू दूसरे कार के तरफ देखी, वो लोग जल्दी से उठ कार के अंदर जा बैठ रहे थे। वही कुहू उनके तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहने लगी, मैं खूबसूरत हूँ, तुमने कहा था, फिर मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो अपने साथ? मुझे नहीं जाना इस डेविल के साथ, ये फिर मुझे माँ। इतना कही ही थी कि तब तक वो कार वहां से निकल गया। वही कुहू अपने नशे से भरे डरे सहमे नजर से अयान के तरफ देखी तो अयान दरवाजे के पास से उसके होंठ को छुड़ाते हुए ही उसके आंखों में कठोरता से देख कहा, कुहू मुझे गुस्सा मत दिलाओ, शांति से बैठो नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अयान का कोल्ड आवाज में धमकी सुन कुहू नशे में भी डर के कारण पसीने से पानी पानी होने लगी। वही अयान कार डोर लॉक कर दूसरे तरफ जा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी देखा कुहू अपने सीट बेल्ट को खोलने का कोशिश कर रही है, तो कुहू से परेशान को उसके तरफ जा अपने टाई को गले से निकाल कुहू के दोनों होंठ बांधने लगा। ये देख कुहू नशे से भरे आवाज में ही कहने लगी, क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर कुहू के चीखने चिल्लाने का असर अयान पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। अयान उसके होंठ को कसके बांध अपने जगह पर जा बैठ गया तो कुहू अपने दांत के हेल्प से खोलने का कोशिश करने लगी पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। अयान ने सीट बेल्ट लगा कार स्टार्ट कर दिया। तभी उसका फोन बजा तो वो अपना फोन निकाल देखा, सीरत का कॉल आता देख अयान कॉल पिक कर लिया। वैसे भी कुहू अभी उसे खोलने में इतना बिजी थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आ रहा था। जैसे ही अयान ने कॉल उठाया उससे सीरत का आवाज सुनाई दिया, अयान भाई आप कहाँ हो? और कुहू भी घर नहीं आ रही है ना हो उसका फोन लग रहा है। सीरत के बिना रुके सवाल को सुन अयान कह बढ़ा, वो अपने घर गई हुई है और मुझे किसी काम से घर जाना पड़ रहा है, तुम हर जगह का दरवाजा अच्छे से लॉक कर सो जाना। अयान के इस बात को सुन कुहू कुछ कहने हो वाली थी कि उसे चिल्लाने का आवाज आया, ये खो। इतना आवाज सुनी ही थी कि तभी अयान ने कॉल कट कर दिया। वही सीरत अपने फोन की स्क्रीन को देख खुद में ही कही, क्या ये कुहू का आवाज था? वही दूसरी तरफ अयान गुस्से में कुहू की तरफ देखा, फिर अपने नजर को कुहू से हटा अयान तेजी से अपने कार को चलाने लगा। चैप्टर 107। दूसरी तरफ जानवी अपने कमरे में उदास अपने फोन को ले बैठी थी और बस इंतजार कर रही थी धीर उसे कॉल या मैसेज करेगा, पर धीर ने कुछ नहीं किया तो आखिर में जानवी खुद ही कॉल लगा दी। पर जब कॉल लगाई तो जैसे ही कॉल उठा और जानवी कुछ कहती इससे पहले ही उसे एक लड़की का आवाज सुनाई दिया, हेलो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लड़की का आवाज सुन जानवी कॉल कट कर दी, फिर फुट फुट कर रोते हुए खुद में ही कही, उस दिन जो तुमने कहा था वो सब झूठ था। अगर तुम सच में कुछ से प्यार करते तो हर रोज एक नई लड़की के साथ नहीं होते। इतना कह वो रोने लगी। वही दूसरी तरफ धीर बाथरूम से बाहर आ लड़की के तरफ देख पूछा, किसी का कॉल आया था? नहीं धीर, लड़की ने साफ झूठ कह दिया धीर से। तभी धीर कह पड़ा, अगली बार जब तक मैं ना कहूं कोई फाइल लेकर तुम्हें यहां आने का जरूरत नहीं है, अब फाइल रखो और यहां से जाओ। ये सुन लड़की रूम से बाहर जाते हुए कही, धीर सर मैं आपको अपना बनाकर रहूंगी। इतना कह लड़की रूम से बाहर चली गई। वही धीर अपने बेड पर जा फाइल को उठा, फाइल चेक करने लगा, फिर अपने फोन को उठा, फोन के तरफ देखते हुए खुद से ही कहा, वहां जाने के बाद एक बार भी तुम मुझे याद नहीं की। मुझे लगा था दूर जाकर मुझे मिस करोगी, पर तुम तो मुझे एक दिन में ही भूल गई जानवी। इतना कह अपने फोन को देखते हुए ही सोचने लगा वो कॉल करे कि नहीं। पर आखिर में धीर अपने फोन को साइड रख बेड पर जा लेट गया और अपने आंखों को खोले ही जानवी को याद करने लगा। वही दूसरी तरफ बनारस में पलक रात के खाने को खाने के बाद पढ़ाई कर रही थी। वही सोफे पर बैठ मोक्ष उसे ही देखे जा रहा था।
तभी मोक्ष की सेक्रेटरी उसे मैसेज सेंड की तो अपनी सेक्रेटरी का मैसेज देख मोक्ष एक गहरी सांस भर सोफे से उठ पलक के पास जा बैठ गया तो पलक एक नज़र मोक्ष को देखी, फिर गुस्से में कुछ कहने वाली थी पर तभी उसे सुबह का बात याद आ गया तो वो कुछ न कह अपने नजरों को किताबों पर कर पढ़ाई करने में लग गई। तभी मोक्ष कह पड़ा, पलक बहुत हुआ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुआ है पर इसकी सजा बच्चे को देना सही नहीं है, मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूं इस बार तुम्हें और अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मोक्ष के बातों को सुन पलक अपने नजरों को उठा मोक्ष के तरफ देखी, फिर कह पड़ी, अच्छा तो मुझे अपने कुछ सवालों का जवाब चाहिए, फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। पलक के इस बात को सुन मोक्ष पूछ पड़ा, कैसा सवाल? पूछो। पलक गहरी सांस भर मोक्ष के आंखों में देखते हुए पूछी, उस दिन क्या हुआ था? मम्मी पापा सभी लोग कहाँ चले गए? क्यों तुम मेरे साथ उस दिन रात बिता मुझे छोड़ दिए? क्योंकि मोक्ष भले तुम्हें मुझसे प्यार ना हो पर तुम कभी किसी का इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं जानती हूँ, फिर क्यों तुमने प्यार ना होने के बाद भी मेरे साथ रात बिताया? मोक्ष इन में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, वो बस गहरी सांस भरते हुए पलक के आंखों में देखते हुए कहा, पलक मुझे तुमसे प्यार है। इतना कह उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख प्यार से सहलाते हुए आगे कहा, अभी से नहीं बचपन से तुमसे प्यार है, पर मैं खुद अपने फीलिंग्स में कंफ्यूज था। पर जब जब तुम्हें किसी और के साथ देखता था तो ये दिल बहुत जलता था तुम्हें किसी और के साथ देखकर। मोक्ष के बातों को सुन पलक दिल एक बार फिर धड़कने लगा, पर अपने धड़कन को संभालते हुए पलक कही, तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया है मोक्ष। ये सुन मोक्ष का चेहरा थोड़ा कठोरता हो गया, उसका सॉफ्ट आवाज कोल्डनेस में बदल चुका था, इस बारे में तुम्हें जानने का कोई जरूरत नहीं है। मोक्ष के बात को सुन मोक्ष को खुद से दूर धकेल अपने बुक्स को देख रोते हुए कहने लगी, तो मुझे भी नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं और मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है। तुम दिल और भरोसा बखूबी तोड़ना जानते हो। पलक के बातों को सुन मोक्ष ना चाहते हुए भी दूसरा रास्ता अपना लिया, ठीक है पलक रहो अपनी जिद पर तुम मोक्ष ओबरॉय को अच्छे से जानती हो, अगर उसे कुछ चीज ना मिले तो वो हत्या लेता है। इतना कह वो बेड से नीचे उतर कहा, कल तक अपना माइंड को चेंज कर मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो जाओ, नहीं तो मुझे ना चाहते हुए भी लॉ के सहारे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। इतना कह वो कमरे से बाहर जाने लगा। वही मोक्ष के बातों को सुन पलक घबरा चुकी थी। मोक्ष के जाते ही पलक अपने धीमे आवाज में ही कही, मोक्ष तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सब कुछ तो मुझसे छीन ही लिए हो, अब मेरा बच्चा भी मुझसे छीनना चाहते हो। इतना कह वो रोने लगी। वही बालकनी के पास जा खड़ा हो मोक्ष आसमान के तरफ देखते हुए कहा, मम्मा डैडी आप दोनों मुझसे बहुत नाराज होंगे ना? जब हम बच्चे थे और मैं पलक को हट करता था तो आप दोनों मुझे बहुत डांटते थे। मम्मा डैडी मैं आज भी पलक को बहुत हॉट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे डांटे ना। इतना कह वो बस असम की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अयान कुहू को अपने साथ अपने वही मेंशन में ले आया। जैसे ही कार रुका गार्ड कार का दरवाजा खोल दिया। कार का दरवाजा खोलते ही अयान कार से बाहर निकल गार्ड्स को जाने का इशारा कर दिया, पर गार्ड को कार के अंदर बैठी लड़की नजर आ गई थी। पर वो अपने चेहरे पर वही नॉर्मल रिएक्शन रख वहां से चला गया। वही अयान कार के दूसरे तरफ जा कुहू को कार से बाहर निकाल उसे अपने गोद में उठा उसे अपने साथ मेंशन के अंदर ले जाने लगा तो नशे में धुत कुहू जोर जोर से चिल्लाने लगी, मिस्टर डेविल मुझे खा जाएगा, कोई बचाओ मुझे। कुहू के बातों को सुन अयान उसके बट पर अपने होंठ से चपाट मार कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं यही तुम्हें खा जाऊंगा। अयान के कोल्ड आवाज में ये बात सुन और अयान के इस बट में मारने से कुहू शांत को गई और उसके आंखों में आंसू भर आया। कुछ ही वक्त में अयान के अपने साथ मेंशन के अंदर अपने कमरे में जा कुहू को बेड पर पटक दिया तो कुहू अपने नम आंखों से अयान को देख मासूम बच्ची की तरह अपने बंधे होंठ को अयान की तरफ दिखा कही, मुझे बहुत दर्द दे रहा है। कुहू के इतने मासूमियत से बोलने से अयान बेड पर बैठ कुहू के होंठ को पकड़ उसके आंखों में ही देखते हुए उसके बंधे होंठ को आजाद करने लगा। जैसे ही कुहू का होंठ आजाद हुआ कुहू के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। कुहू के हरकत से अयान बहुत गुस्सा था, पर कुहू के चेहरे पर मुस्कुराहट देख अयान का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। तभी उसका नजर कुहू के होंठ पर पड़ा।
कसके बांधने की वजह से कुहू के गोरे हथेली पर लाल निशान पड़ गया था। ये देख अयान उठ ड्रॉर के पास जा मेडिसिन का बॉक्स निकाल लिया। फिर कुहू के पास जा बोल को खोल उससे क्रीम निकाल बॉक्स टेबल के पास रख बेड पर जा बैठ। कुहू के होंठ को जैसे ही पकड़ा कुहू अपने होंठ को पीछे कर बोली कुहू अब बांधने नहीं देगी। तभी अयान उसे अपने कठोर नजरों से देखा। कुहू नशे में था पर फिर भी उसे अयान का कठोर नजर डरा रहा था। वो अपने होंठ को आगे कर दी तो अयान क्रीम का कैप खोल कुहू का होंठ पकड़ क्रीम जैसे ही डाला कुहू के आंखों से आंसू निकल चेहरे से लुढ़क उसके हथेली पर गिरने लगा। तभी क्रीम लगाते हुए जब अयान को कुहू का आंसू नजर आया तो अयान अपने नजरों को उठा कुहू के नम आंखों पर नजर डाला। फिर उसके आंखों को देखते हुए ही फूलते हुए क्रीम लगा उसके होंठ को छोड़ दिया। फिर क्रीम का कैप लगा टेबल पर रख कुहू को अपने बाहों में भर उसके बहते आंसू को पोंछ दिया। फिर प्यार से कहा बस थोड़ा दर्द होगा फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। जब अयान ने ये कहा तो कुहू अपने नम आंखों से अयान को देखते हुए कही दर्द खत्म नहीं होता बस बढ़ता जाता है। देखो मम्मा मुझे छोड़ चली गई, पापा ने भी मुझे छोड़ दिया और जो लोग मुझे डेट करते वो लोग बस अपना टाइम पास करने आते हैं। तुम भी मेरा इस्तेमाल करते क्योंकि तुम सीरत को नहीं पा सकते। मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, सब मुझे कूड़ा समझता है और मुझे एक जगह से दूसरे जगह फेंकता रहता है। कुहू के बातों में अयान को बहुत दर्द नजर आ रहा था। अयान उसके चेहरे पर अपने हथेली को रख प्यार से फेरते हुए बोला मैं तुम्हें समान नहीं समझता हूँ, अगर समान समझता तो तुम्हें एक बार इस्तेमाल कर अब तक फेंक चुका होता। अयान के बातों को सुन कुहू उसके आंखों में बिल्कुल डूबते हुए कही तो आप मुझे क्या समझते हो मिस्टर डेविल। अयान उसके नर्म होंठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए उसके आंखों में डूब कहा आदत, जरूरत और मेरे जिंदगी का ऐसा हिस्सा जिसे मैं खुद से दूर नहीं करना चाहता हूँ। अयान के इस जवाब को सुन कुहू का आधा नशा अयान के बातों के वजह से ही उतर चुका था। वो उसके आंखों में पूरे तरीके से डूब चुकी थी। तभी अयान उसके आंखों में ही देखते हुए उसके होंठों के करीब जा उसे जैसे चूमना शुरू किया। कुहू उसे खुद से दूर धकेल उस पर ही वॉमिटिंग कर दी। कुहू के ऐसा करने से अयान का चेहरा कठोर हो चुका था। वो गुस्से में कह पड़ा जब ड्रिंक संभालता नहीं है तो पीती क्यों हो। वॉमिटी करने के बाद कुहू अयान की तरफ देख और उसके सीने में सिर रख सो गई। इस वक्त अयान का दिल कर रहा था सच में अभी वो कुहू को किसी कचड़े के ढेर में फेंक दे, पर वो ये भी नहीं कर सकता था। उसने कुहू को अपने गोद में उठा उसे बाथरूम ले जा बाथटब में डाल दिया तो कुहू का जो अभी अभी आंख बंद हुआ था वो फिर खुल गया। वही अयान अपने कोट शर्ट को अपने जिस्म से बाहर निकल कुहू की तरफ अपने गुस्से से भरे नजर से देखा तो कुहू बाथटब के कोने से जा अपने शरीर को सिकुड़ ली। तभी अयान अपने सारे कपड़े अपने जिस्म से निकाल बाथटब के अंदर जा कुहू के करीब जा उसके होंठ को हटा उसके कपड़े खोलने लगा तो कुहू उसे देखते हुए कही क्या तुम बाथरूम रोमांस चाहते हो। चैप्टर 108 जाने की जिद ना कर। कुहू के बातों को सुन अयान अपने मन में ही कहा तुम्हें तो सुबह बताऊंगा मैं। इतना कह अपने मन में उसके सवाल का कोई जवाब ना दे उसके कपड़े को उसके जिस्म से निकाल दिया तो कुहू पानी से खेलने लगी। कुहू का हरकत अयान को बहुत इरिटेट कर रहा था। फिर किसी तरफ खुद भी नहाया और कुहू को भी नहला उससे बाद ड्रेस पहना खुद भी वही पहन कुहू को गोद में उठा कमरे में आ कमरे से बाहर निकल उसे अपने साथ दूसरे रूम ले जा उसे बेड पर रख दिया तो कुहू बेड पर खड़ी हो गोल गोल घुमाने लगी। तभी अयान हेयर ड्रायर ला कुहू की तरफ कठोरता से देखा कहा बैठो। अयान का कठोर आवाज सुन कुहू बच्चों की तरह अपना मुंह बना बैठ गई तो फिर अयान उसके बालों को सुखाने लगा। तभी नशे में ही कुहू गाना गाने लगी। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तभी अयान उसके बालों को सुखाया बंद कर हेयर ड्रायर साइड में रख कुहू के करीब जा उसके आंखों में देखा तो अयान के डरवाने नजरों को देखते ही कुहू का गाना बंद हो गया। वो अपने डरे सहमे नजरों से अयान को देखने लगी तो अयान कुहू के करीब जा उसके होंठों को चूमने ही वाला था पर वो चूम पाता इससे पहले ही उसे कुहू का वॉमिटिंग करना याद आ गया और वो पूछे है गहरी सांस भरते हुए खुद में कहा आज का पूरा हर्जाना तुम्हें कल भुगतना पड़ेगा। इतना कह वो बेड पर लेट कुहू के होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच लिया और अपने आंखों को बंद करते हुए कहा सो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें पूरी रात दर्द दूंगा। अयान के बातों को सुन कुहू झट से अपने आंखों को बंद कर ली।
धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। कुहू का नींद खुला तो उसे अपना सिर जोरों का दर्द देने लगा। वो अपने सिर को पकड़ी ही थी कि तभी उसे एहसास हुआ जैसे वो किसी के साथ सोई है। तभी उसे कल रात हुए बार का कुछ दृश्य याद आया तो वो झट से अपने आंखों को पूरा खोल उससे दूर हो जान अपने साथ सोए शख्स का चेहरा देखी तो उसके जान में जान आ गया। अयान का चेहरा देख वो रिलैक्स हुई ही थी कि तभी अयान का नींद खुल गया और वो कुहू के होंठ को पकड़ अपने पास खींच उसे बेड पर पलट उसके ऊपर आ उसके चेहरे पर अपने होंठ को सेडिक्टली फेरते हुए अपने कोल्ड आवाज में कहा, कल रात तुम्हें याद है तुमने क्या क्या किया था? अयान के डरावने तरीके से पूछने पर कुहू को जो भी याद आया था थोड़ा बहुत वो भूल गई। तभी अयान उसके बाद ड्रेस को खोल उसके शरीर को चूमना शुरू कर दिया। अचानक से अयान के चूमने से कुहू हैरान हो गई। उसके आंख हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। फिर वो अपनी कांपती आवाज में कही, अयान आप ये क्या कर रहे हैं? तभी अयान उसे चूमना बंद कर उसके आंखों में देखते हुए अपने कठोर आवाज में कहा, आप कल तक तो तुम कह रही थी। ये सुन कुहू कल क्या क्या हुआ था वो सब याद करने लगी। तभी उसे हर एक चीज टीवी चल रहे सीन की तरह याद आने लगा। जब सारा सीन याद आ गया तो कुहू का चेहरा शर्मिंदगी से लाल होने लगा। वो अपनी कांपती आवाज में कही, सो सॉरी अयान। ये सुन अयान के होंठों पर शैतानी मुस्कान छा गया। फिर वो उसके आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी से काम नहीं चलता है बेबी गर्ल। इतना कह वो उसके होंठ को पैशनेटली चूमने लगा। वहीं दूसरी तरफ सीरत उठ नहाकर ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो गई। फिर बाहर गई तो देखी अभी अयान और कुहू फ्लैट नहीं आए थे। ये देख सीरत किचन जा जूस का बोतल साथ ही ब्रेक जेम ले डाइनिंग टेबल पर आ चेयर पर बैठ गई। फिर अपने लिए ब्रेड में जेम लगा खाली और जूस पी कंपनी जाने के लिए निकल गई। कुछ हो वक्त के बाद वो कंपनी पहुंच गई। कंपनी पहुंची ही थी कि तभी रोबिन उसके पास आ बोला, सीरत तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। ये सुन सीरत हाँ कह जाने लगी। तभी कंपनी के सभी लोग उसे ही घूरे जा रहे थे। उसे बहुत अकवार फील होने लगा। फिर भी वो सभी के नजरों को इग्नोर करते हुए अक्ष के केबिन के पास जा केबिन का डोर नॉक की। तभी अक्ष का आवाज उसे सुनाई दिया, अंदर आ जाओ। ये सुन सीरत दरवाजा खोल अंदर की तरफ बढ़ने लगी। वही अक्ष का नजर अंदर आती सीरत पर ही जा टिक गया। चैप्टर 109। सीरत अक्ष के पास जा पूछी, यस सर आपने बुलाया था? सीरत का फिर से बदला बर्ताव देख अक्ष अपने उदासी से भरे नजर से उसे देख कहा, क्या ऐसा हो सकता है? जो पल हमने साथ बिताए थे वो पल हम फिर से एक साथ जिए। अक्ष के बातों को सुन सीरत अपने नॉर्मल आवाज में ही कही, अगर आपको काम का बात नहीं करना है तो मैं जाती हूँ। इतना कह वो जाने को थी तभी अक्ष उसके होंठ को पकड़ उसके जाने से रोक कहा, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने को जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चांद घड़िया यही है जो आजाद है, चांद घड़िया यही है जो आजाद है। अक्ष के जब गाने का लाइन कहा तो सीरत मुड़ अक्ष के तरफ देखी। तभी अक्ष उसके होंठ को ही पकड़े खड़ा हो उसके करीब जा कहा, हाय मर जाएंगे, हाय लूट जाएंगे, ऐसी बात ना कहो, आज जाने की जिद मत करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुक और इश्क के आज महराज है, कल की किसको खबर, जाने जा रोक लो, आज जाने की जिद ना करो। गाने के लाइन पर अक्ष उसके बेहद करीब जा उसके चेहरे पर अपने होंठ को प्यार से फेरने लगा। वही सीरत भी अक्ष के प्यार में उस वक्त डूब सी गई थी। वो उसके करीब जाने लगी। वही अक्ष भी उसके होंठों को अपने करीब करते हुए अपनी होंठों के ग्रीफ में ले उससे प्यार से चूमने लगा। वही सीरत भी उसके चूमने में उसका पूरा साथ दे रही थी और उसके प्यार में पूरा खो चुकी थी। पर तभी सीरत को उसके बच्चे का याद आया तो वो अक्ष को खुद से दूर धकेल अक्ष के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दी। सीरत के थप्पड़ के बावजूद भी अक्ष के चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा का भाव नहीं आया था। वो बस सीरत के तरफ अपने प्यार से भरे नजरों से रखने लगा। अक्ष के इतने प्यार से देखने से सीरत को अपने किए पर गिल्ट होने लगा। वो फिर अक्ष के तरफ देखी, फिर मुड़ भागते हुए केबिन का दरवाजा खोल बाहर चली गई। सीरत को ऐसे आता देख उसके और अक्ष को लेकर बातें बनाना शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ आज म्यूजिक का दूसरा कंपटीशन था। पंखुड़ी इन दिनों चिराग के वजह से इतनी परेशान थी कि रोने के वजह से उसका गला दब गया था और वो गाना ही नहीं गा पा रही थी। अपने गले को साफ करने के लिए वो बार बार खराश रही थी।
तभी उसके नजरों के सामने किसी ने गर्म पानी का ग्लास किया तो पंखुड़ी अपने नजरों को उठा उसके तरफ देखी। तभी एक लड़का मुस्कुराते हुए उसे देख बोला, इतनी सुरीली आवाज परेशानी में अच्छी नहीं लग रही है, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए तुम्हारा शुभचिंतक नुस्खा लाया है। लड़का जिस तरीके से कहा तो पंखुड़ी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वहीं दूसरी तरफ चिराग नताशा के साथ था, पर जैसे ही उसका नजर उस लड़के पर गया तो वो अपने होंठ का मुट्ठी बांध लिया और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव छा गए थे। चिराग के गुस्से से भरे चेहरे को देख नताशा उसके नजर की तरफ देखी जिस तरफ वो देख रहा था, और जब वो देखी चिराग का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ इसलिए है क्योंकि पंखुड़ी किसी और लड़के के साथ है। ये देख नताशा को गुस्सा आने लगा, साथ ही उसे पंखुड़ी से बहुत जलन भी हो रहा था। जलन के कारण नताशा झट चिराग के होंठ को पकड़ ली तो चिराग पंखुड़ी और उस लड़के की तरफ देखना बंद कर नताशा के होंठ को खुद से झटक कहा, पागल हो, कितनी बार कहा है ये सब हरकत पब्लिकली मत करो और हाँ अपने औकात में रहो। नताशा को सुनाने के बाद चिराग अपने कदम आगे बढ़ा, दोनों के पास जा कहा, लगता है आज तुम दोनों को हाई पॉइंट मिलने वाला है, जो प्रैक्टिस करने की जगह यहाँ बातें कर रहे हो। ये सुन लड़का झट से कह पड़ा, सर वो पंखुड़ी का गला खराब था इसलिए मैं बस इसे गर्म पानी दे रहा था। ये सुन चिराग उसे कठोरता से देखा पर प्यार से ही बोला, ओह गुड, अपने ग्रुप मेंबर का ध्यान रखना चाहिए, पर याद रखना एक दिन ग्रुप ही कंपटीटर बनेगा। ये सुन लड़के ने कह दिया, यस सर। ये सुन चिराग कह दिया, जाओ अपना प्रैक्टिस करो। ये सुन वो जाने लगा। वही पंखुड़ी अपने डरे नजरों से चिराग को देखी, फिर वो जाने को थी तभी उसके होंठ को पकड़ उसे जाने से रोक अपने होंठ को नीचे कर अपने धीमे आवाज में कहा, जब तक मैं बोर न हो जाऊं तब तक तुम मेरी हो। किसी के करीब जाने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना। अब गर्म पानी पी अपना गला ठीक करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लास्ट तक देखना चाहता ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से उसे कर सकूं। इतना कह चिराग वहां से चला गया। वही चिराग के जाते ही पंखुड़ी के आंखों में आंसू जमा हो गए। वही दूसरी तरफ चिराग मधुरिमा के रूम के नॉक किया तो मधुरिमा आ दरवाजा खोल दी। तभी दरवाजे के पास चिराग को देख उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। तभी चिराग रूम के अंदर आ रूम का दरवाजा बंद कर मधुरिमा के कमर पर अपने होंठ को घुमा उसे अपने करीब करते हुए अपने एक होंठ से उसे बालों जान के पीछे सेडक्टिवली करते हुए कहा, ब्यूटीफुल, तुम्हें पता है ना तुम्हें करना क्या है। इतना कह उसके गर्दन के पास जा उसके गर्दन को प्यार से चूमने लगा। तभी मधुरिमा उसके किस में डूबते हुए कही, तुम जैसा कहे हो वैसा होगा। मधुरिमा के बातों को सुन उसे अपने गोद में उठा बेड के पास जाने लगा। मधुरिमा चिराग के आंखों में देखने लगी, वही चिराग भी उसे हो देखे जा रहा था। फिर उसे बेड के पास ले जा उसके बेड पर रख उसके हाथों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूमते हुए उसके साथ बेड पर लेटने लगा और फिर उसके होंठों को चूमते हुए अपने होंठ को उसके शरीर पर प्यार से फेरने लगा और फिर उसके होंठों को कुछ देर तक चूमने के बाद उसे चूमना बंद कर उसके कपड़े को खोलने लगा। तभी मधुरिमा पूछ पड़ी, तुमने जिताने का बात नताशा को कहा था, फिर अचानक से पंखुड़ी क्यों? ये सुन चिराग के होंठों पर शैतानी मुस्कान छा गया। वो उसके कपड़े को खोल अपने बेल्ट को खोलते हुए कहा, क्योंकि मैं उसे अपने पास चाहता हूँ। इतना कह अपने बेल्ट को जैसे हो खोला। मधुरिमा उसके जीन्स के जिप को खोलते हुए कही, क्या तुम्हें उससे प्यास हो गया है? चैप्टर 110 कैसे करना होगा? मधुरिमा का ये सवाल सुन चिराग मधुरिमा के बालों के अंदर अपने बाल को डाल उसके बाल को अपने मुट्ठी में बंद कर कहा, चिराग को प्यार ये नहीं हो सकता है। इतना कहते ही चिराग के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वही दूसरी तरफ इबादत अपना प्रैक्टिस कर रही थी। तभी इवान उसे दूर से ही देखा। वो किस गाने पर प्रैक्टिस कर रही थी ये भी इवान को सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो बस इबादत को देखने में ही खोया हुआ था। तभी वो अपनी मन में ही कहा, क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं इस लड़की के तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ? क्या मैं रूहानी को तरह इसका आवाज है इसलिए? इतना कह खुद में वो कुछ देर शांत हो गया, फिर कहा, ये गलत है। इतना कह वो इबादत को देखना बंद कर दिया और वहां से चला गया। वही इबादत अपने वही क्लासिकल गाने पर प्रैक्टिस किए जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। दोपहर के 12 बज चुके थे।
अयान कुहू के अब भी बेहद करीब था। तभी अयान का फोन बजा तो वो अपने टेबल से अपने फोन को उठा। स्क्रीन पर अपने असिस्टेंट का कॉल आता देखा तो वो कॉल रिसीव करते ही कहा, ऊपर मेरे रूम के पास आ जाओ। अयान के बातों को सुन कुहू अपने आप को कंबल से ढक ली। कुहू की हरकत से देख अयान बेड से नीचे उतर गया तो उसे बिना कुछ पहने देख कुहू का चेहरा टमाटर की तरफ लाल हो गया। तभी कबर्ड के पास जाते हुए अयान कहा, मेरी चीज को कोई देखे, मुझे मंजूर नहीं। अयान का बात कुहू को कुछ समझ नहीं आया। वही कबर्ड से तौलिया निकाल अपने कमर में वो लपेट ही रहा था कि तभी दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजा के नॉक होते ही कुहू अपने आप को पूरा डाल सिकुड़ कर बैठ गई। तभी अयान अपने कमर पर अच्छे से तौलिया लपेट कुहू की तरफ एक नजर डाला, फिर दरवाजे के पास जा दरवाजा आधा खोल अपने होंठ बड़ा बैग ले लिया। फिर दरवाजे को बंद कर बेड के पास आ बस कुहू की तरफ फेंकते हुए कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुम फ्रेश हो जाना। इतना कह वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। वही कुहू कंबल से खुद को बाहर निकाल, बैग को ले उसे खोल, उसके अंदर जो ड्रेस था उसे निकाल। जब देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। कुहू को लेटेस्ट ड्रेसेस बहुत पसंद थे और जो अभी उसके होंठ में था वो लेटेस्ट ड्रेस में से एक था जिसका सिर्फ 2 पीस ही है इंडिया में। एक वो जो जिसे पहन मॉडल ड्रेस को शौकी थी और दूसरा अब कुहू के पास था। ड्रेस को देखने के बाद जब अब बैग में फिर देखी तो उसका चेहरा लाल हो गया। वो बैग से उसे भी निकाल देखी। सेक्सी होने के साथ साथ बिल्कुल उसके फिट का था सब कुछ। ये देख कुहू थोड़ा हैरान थी। वो कपड़े को ही पकड़ देखने लगी। कुछ मिनट पार हो गया। अयान नहाकर अपने कमर पर बस तौलिया लपेट बाथरूम के दरवाजे को खोल जैसे ही बाहर आया, कुहू अपने होंठ में पकड़े इना को झट से अपने मुट्ठी में बंद करते हुए अपने होंठ को पीछे कर ली तो ये देख अयान के होंठों पर तिरछी स्माइल आ गया। फिर वो उसे देखते हुए कहा, बेबी डॉल, जब मैं तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा देख चुका हूं तो उसे दिखाने में इतना शर्मा क्यों रही हो। अयान के बातों को सुन कुहू अपने लाल हुए चेहरे को बस झुका ली और अपनी मन में ही कही, कितना बेशर्म है, जरा सा भी लड़कियों से बात करने का इनमें तमीज नहीं है। अपने मन में वो ये कह हो रही थी कि तभी अयान कबर्ड के पास जा अपने लिए कपड़ा निकालते हुए कहा, जल्दी जा फ्रेश होकर बाहर आओ, मुझे लेट हो रहा है। अयान का ये बात सुन कुहू को समझ नहीं आ रहा था वो जाए कैसे। अभी तो उसने कुछ ना पहन अपने आप को बस कंबल से ढकी हुई थी। कुहू को ना जाता देख अयान उसके तरफ अपने नजर कर घूर कर देखा तो उसके नजर को देखते हुए वो खुद को कंबल से ही ढकी बेड से नीचे उतर कपड़े ले जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ जाने लगी। वही उसके हरकत को देख अयान के होंठों पर मुस्कान छा गया। तभी वो खुद में ही कहा, जब से तुम्हें जाना है ऐसा लगता है जैसे मेरे जिंदगी में खुशी भर गया है। इतना कह अयान अपने कपड़े पहनते हुए सीरत के बारे में सोचने लगा। जब जब उसे सीरत का ख्याल आता था, कुहू के प्रति उमड़ रहा उसका प्यार कहीं ना कहीं दब जाता था। वहीं दूसरी तरफ बनारस में दरवाजा नॉक हुआ तो मोक्ष जा दरवाजा खोल दिया। उसे पता था उसकी असिस्टेंट माया ही होगी। दरवाजा जैसे मोक्ष खोला, माया अपने होंठ में पेपर ले दरवाजे के पास खड़ी थी। तभी मोक्ष उसे अंदर आने का जगह दे दिया तो माया अपने होंठ में पेपर होंठ में लिए अंदर आ गई। माया के अंदर आए हो मोक्ष ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर माया के साथ अंदर आ गया। माया को देख पलक को आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही माया के चेहरे पर उदासी का भाव था। मोक्ष सोफे पर जा बैठ गया। वही माया अब भी खड़ी थी। तभी पलक कह पड़ी, बैठ जाए माया, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पलक ने इतना कहा ही था कि तभी मोक्ष अपने कोल्ड आवाज में कह पड़ा, चाय लाने का जरूरत नहीं है। मोक्ष के आवाज को सुन पलक के कदम रुक गए। उसे रुकता देख मोक्ष माया के तरफ अपने उंगली को कर पलक को देखते हुए ही इशारा किया तो माया अपने उदासी से भरे आवाज में अपने होंठ में पकड़े फाइल को पकड़ पढ़ना शुरू की। मिस पलक आहूजा, अगर आप मोक्ष सर से शादी कर बच्चे का जिम्मेदारी साथ नहीं निभाना चाहती है तो मोक्ष सर अपने बच्चे को अपने पास रखने के लिए कैसे फाइल करना चाहते हैं। अगर आप कैसे फाइल करने का सोच रही है तो मैं आपको बता दूं, अगर सर केस जीतते हैं तो बच्चे के होने तक आपको उनके साथ ही रहना होगा। उसके बाद आपको अपने बच्चे से सारा रिलेशन तोड़ना होगा और आपको कभी भी बच्चे से मिलने नहीं दिया जाएगा। माया ने जो अभी पलक को सुनाया उससे सुन पलक अपने गुस्से और नफरत से भरे नजर से मोक्ष की तरफ देखी।
तभी उसके नफरत गुस्से से भरे नजर को देख मोक्ष अपने मन में ही कहा, सॉरी जान, तुम जब जिद पर आ जाती हो तो तुम्हारे जिद को तोड़ने के लिए मुझे टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। मोक्ष अपने में ये कहा ही था कि तभी पलक अपने दिल पर पत्थर रख कहती है, मैं कैसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। मोक्ष को लगा था पलक अब उससे शादी के लिए हाँ कह देगी, पर पलक को ये कहता सुन मोक्ष का चेहरा कठोर हो गया और उसके आंख गुस्से में लाल हो चुके थे। वो अपने होंठ का मुट्ठी बांध खड़ा हो पलक के पास जा उसके होंठ को पकड़ खुद के करीब करते हुए उसके आंखों में देख कहता है, पलक मुझसे इतना नफरत तुम्हें हो गया है को अपने बच्चे को खोना चाहती हो तो ठीक है, अब अपने बच्चे से दूर होने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कह उसके होंठ को झटके से छोड़ कहता है, मुझे पता है तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है, भाई से तो हेल्प मांगोगी नहीं, फिर तुम कैसे लड़ने के लिए लॉयर कैसे हायर करोगी। पलक को ये सब कुछ नहीं पता था, पर जिस पर उसे भरोसा नहीं कि वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, उसे अपने आप को और अपने बच्चे को कैसे सौंप सकती है। मोक्ष ने बातों को सुनने के बाद भी पलक ने कुछ नहीं कहा तो शीशे की टेबल पर अपने होंठ रख उसे गुस्से में जैसे ही उठाया, माया एकदम से साइड हो गई। वहीं मोक्ष उस टेबल को जमीन पर पलट दिया, जिस कारण टेबल का कई हिस्सा हो गया। वही ये करने के बाद मोक्ष मुड़फ्लैट से बाहर जाने लगा। मोक्ष जब बाहर चला गया तो माया पलक के पास जा कह पड़ी, पलक, मोक्ष सर से जीतना मुश्किल है और आप खुद देखो ना मोक्ष सर कितने पागल हैं आपके प्यार को पाने लिए, फिर क्यों आप उनसे शादी क्यों नहीं कर रही हो। माया के बातों को सुन पलक अपने नम आंखों से माया की तरफ देख कही, बचपन से ही मैं मोक्ष से प्यार करते आ रही हूँ माया, पर प्यार के बदले में मुझे हमेशा प्यार की जगह मोक्ष का दिया बेचती दर्द या धोखा सिर्फ मिला है माया। कैसे मैं उस पर भरोसा करूं कि वो आगे मुझे दर्द बेजाती धोखा नहीं देंगे। कल वो शादी होने के बाद भी किसी और के साथ जा मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर अपने जिंदगी के कचड़े की तरह फेंक सकते हैं जैसे आज तक फेंकते आए हैं। तो जो हक का लड़ाई मैं कल जा कर लड़ूंगी, इससे अच्छा वो मैं आज हो लड़ लूं। माया को पता था पलक का कहना सही है, पर वो अपने मोक्ष सर को बहुत अच्छे से जानती थी। आज तक माया ने कभी भी अपने मोक्ष सर को इतना पागल किसी लड़की के लिए होते नहीं देखा है। इनफैक्ट वो सीन के धारण भी किसी को किस ना हो करते हैं ना ही करना देते हैं। पर माया का इन दोनों के बीच कुछ बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि पलक अपने जगह पर कहीं ना कहीं थी। आज तक मोक्ष ने उसे सिक्योरिटी भरोसे के नाम पर सिर्फ धोखा या दर्द ही दिया है। माया ने आगे कुछ ना इस बारे में कहते हुए बस इतना ही कह दी, 2 दिन बाद हायरिंग है। इतना कह माया वहां से जाने लगी। वही पलक घर के हालत को देखी, फिर मोक्ष के बातों को सोचते हुए वही जमीन पर बैठ गई और उसके आंखों से आंसू के रेत गिरने लगे। दूसरे तरफ मोक्ष बाहर जाने के बाद अपने कार पर जोर से किक मारा। वही सुपरस्टार मोक्ष को देख सभी उसके पास आने लगे। तभी माया ये देख कह पड़ी, सर सभी ने आपको देख लिया है, यहाँ से चलता चाहिए हमें। तभी मोक्ष का ध्यान अपने तरफ आते लोगों पर पड़ा तो वो गुस्से में कार के अंदर जा बैठ गई। उसके बैठते ही माया भी अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर दी, फिर वो वहां से निकल गए। दूसरी तरफ मुंबई में सीरत अपने जगह पर बैठ काम करने से ज्यादा उसे बार बार जो थप्पड़ मारी थी अक्ष को वही याद रहा था उसे। आखिर में वो अपने आंखों को बंद कर खुद में ही कही, सीरत ये सब सोचना बंद कर और काम पर ध्यान दे। खुद में ही इतना कह वो अपने आंखों को खोल अपने काम पर फोकस करने का कोशिश करने लगे। फिर धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।